नमस्कार दोस्तों। आज हम लोग 18 सितंबर 2016 को हुए सीटेट के एग्ज़ाम का सॉल्व पेपर देखने वाले हैं, जिसमें हम लोग केवल ईवीएस का पार्ट देखेंगे। ईवीएस में किस तरह के प्रश्न आते हैं इसके बारे में हम लोग देखने वाले हैं। दोस्तों, जब हम लोग जो पहले एग्ज़ाम हो चुका है और उसका अध्ययन करते हैं, उसको देखते हैं, तो उससे हमको सहूलियत होती है तैयारी करने में। हम किस तरह के प्रश्न करें, प्रश्न कहाँ से आता है, कौन कौन सा बुक पढ़ना पड़ेगा, इन सभी चीज़ों के लिए आपको पूर्व के जो परीक्षाएं हुआ है सीटेट का या स्टेट टेट का, उसको देखना ज़रूरी होता है। तो उसी के लिए मैं 18 सितंबर 2016 को जो सीटेट का एग्ज़ाम हुआ था उसके प्रश्नों को लेकर आया हूँ सॉल्व करके। यहाँ प्रश्न देख पा रहे होंगे आप लोग। पहला प्रश्न है, पर्यावरण अध्ययन की अपनी कक्षा में समूह क्रियाकलाप का निर्माण करते हुए आप निम्नलिखित विचारों में से किनका ध्यान रखेंगे। आप एक शिक्षक हैं और एक शिक्षक को यहाँ पर कहा जा रहा है कि पर्यावरण अध्ययन के लिए समूह क्रियाकलाप का निर्माण करना है। कोई समूह क्रियाकलाप का निर्माण करना है और इसके लिए आप किन किन बातों का ध्यान रखेंगे, यहाँ पर यही चयन करना है। पहला है बच्चों की रुचियों का ध्यान हो, यानी स्टूडेंट्स की रुचि पर ध्यान देंगे आप। दूसरा है लड़कों और लड़कियों को समान रूप से रुचिकर लगे, यहाँ पर लैंगिक विभेद नहीं होना चाहिए। ऐसा नहीं कि जो लड़कियों को अच्छा लगे या लड़कों को अच्छा लगे, लैंगिक विभेद नहीं हो। इनमें मूल्यवान सामग्री लगी हो, इस पर ध्यान देंगे कि जो हम क्रियाकलाप करने जा रहे हैं उसमें मूल्यवान सामग्री हो। सभी धार्मिक और सांस्कृतिक पृष्ठभूमि के बच्चों को रुचि कर लगे। आपका विद्यालय में अलग अलग धर्म के बच्चे हो सकते आते होंगे, अलग अलग सांस्कृतिक पृष्ठभूमि के, जैसे कोई हिंदू है, कोई मुसलमान है, कोई सिख है, कोई ईसाई है, अलग अलग धर्म के बच्चे विद्यालय में आते होंगे। अलग अलग सांस्कृतिक पृष्ठभूमि, कोई जनजातीय है, कोई आदिम जनजातीय है, कोई सामान्य बच्चे हैं, यानी अलग अलग सांस्कृतिक, इनकी जो सांस्कृतिक पृष्ठभूमि है यह भी अलग अलग है और आपके विद्यालय में है, तो यहाँ पर उन लोगों का भी रुचि का ध्यान रखा जाना है। तो इसमें कौन सा सही है या चारों सही है, यहाँ पर दिया हुआ ऑप्शन 2 या 3, ये दोनों सही है। 1 2 4, 1 2 और 4 सही है। 1 3 4, 1 3 4 सही है। 2 और 4 कौन सा सही है। दोस्तों, जब भी आप समूह क्रियाकलाप का निर्माण करेंगे वह सभी स्टूडेंट का रुचि का ध्यान रखा हो, तब वो अच्छा कहलाता है, तो यह भी सही है। जिसमें लड़का लड़कियों का भेद नहीं हो, यह भी सही है। इनमें मूल्यवान सामग्री लगी, जरूरी नहीं कि मूल्यवान सामग्री लगा हो। मूल्यवान सामग्री स्कूल में कहाँ से आएगा, बच्चे मूल्यवान सामग्री कहाँ से लाएंगे। तो मूल्यवान सामग्री लगाना ये जरूरी नहीं है, ये गलत है। और सभी धार्मिक, यहाँ पर सभी धर्म के लोग, सभी सांस्कृतिक पृष्ठभूमि के लोग एक साथ आ जाएं, ये सही होगा। तो इसमें 1 2 और 3 सही हुआ। 1 2 और 4, 1 2 4 ये आपका सही है, राइट ऑप्शन ये होगा। तो देखिए, इस तरह के भी प्रश्न पूछे जाते हैं। इस तरह में आपको यहाँ पर पहले चुन लेना होगा कि कौन कौन सा प्रश्न, ये टॉपिक सही है, और वह टॉपिक यहाँ पर मिला लेना होगा। चलिए, दूसरा प्रश्न आप ध्यान में दीजिए। निम्नलिखित सभी कथन पर्यावरण अध्ययन में सामूहिक रूप से क्रियाकलापों में संलग्न शिक्षकों और विद्यार्थियों के पक्ष में तर्क प्रस्तुत करते हैं, केवल एक कथन को छोड़कर। वह कथन कौन सा है। यहाँ पर एक कथन छोड़ना है। किसके लिए छोड़ना है, कहता है सभी कथन पर्यावरण अध्ययन में सामूहिक रूप से क्रियाकलापों में संलग्न शिक्षकों और विद्यार्थियों के पक्ष में,
यानी सामूहिक रूप से जो क्रियाकलाप हो रहा है इसके पक्ष में तर्क प्रस्तुत किया गया है। लेकिन यहाँ पर 4 तर्क है, 4 में से एक तर्क खराब है और 3 तर्क सही हैं, तो एक तर्क छोड़ देना है। यहाँ देखिए, एक तर्क को छोड़कर एक वही तर्क कौन सा है वो खोजना है। बच्चे परस्पर सामंजस्य और सहयोग करना सीखने हैं। यानी जब हम सामूहिक क्रियाकलाप आयोजित करते हैं तो बच्चे सामंजस्य स्थापित करना, एक दूसरे को सहयोग स्थापित करना सीखते हैं, ये राइट आंसर है। बच्चे दूसरे बच्चों से बात और बहस करने से अधिक सीखते हैं। यहाँ वाद विवाद हो जाएगा, यहाँ पर ये बहस और वाद विवाद एक ही होता है। तो जब एक दूसरे से यानी बात करता है, अंतः क्रियाकलाप करता है तो अधिक सीखते हैं, यह भी सही है। समूह क्रियाकलाप की वजह से बच्चे अंक उपलब्धि में अच्छा सुधार प्रदर्शित करते हैं, यह भी सही है। प्रौढ़ों के समर्थन से देखिए, यहाँ पर सामूहिक क्रियाकलाप की बात हो रही है। सामूहिक क्रियाकलाप में प्रौढ़ों के समर्थन से बच्चों के अपनी दक्षता से अधिक ज्ञान, यहाँ पर सामूहिक क्रियाकलाप की बात नहीं आ रही है, इसलिए यह जो है गलत है। यानी एक कथन को छोड़कर, तो यही कथन आपको छोड़ना है, इसी को चुनना है। तो ये आपका इसमें ब्लैक करेंगे। चलिए आगे देखते हैं। दोस्तों, अब आप लोगों का सीटेट एग्ज़ाम में बहुत कम समय बचा हुआ है। ये कम समय में बेहतर तैयारी कैसे हो, इसके लिए बेहतरीन नोट्स आपको ज़रूरत पड़ेगा और बेहतरीन क्लास ज्वाइन करना पड़ेगा। तो दोस्तों, यहाँ पर मैं आपको बेहतरीन नोट्स और 2 घंटे की लाइव क्लासेज मैं उपलब्ध करा रहा हूँ। इसके लिए फ़ी 400 रुपये है। इसका रजिस्ट्रेशन ओपन है और इस व्हाट्सएप नंबर के माध्यम से अपना रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। इस व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज करेंगे लाइव सीटेट क्लास और मैसेज भेजिएगा, वहाँ से हम रिप्लाई देंगे कैसे आपको क्या करना है। दोस्तों, सबसे बड़ी बात मैं यहाँ जो बताया आप सभी को कि आपको बेहतरीन नोट्स में आपको होमवर्क रहेगा, प्रैक्टिस सेट रहेगा। अधिक देखिए, आपका जितना अधिक प्रैक्टिस करने के लिए मिलेगा उतनी अधिक आपकी तैयारी होगी। तो मैं प्रत्येक टॉपिक में बेहतरीन तरह के प्रैक्टिस सेट तैयार किया हूँ। साथ में आपका 2 घंटे की लाइव क्लास होगा जहाँ पर आपके सारे डाउट्स क्लियर किए जाएंगे। तो चलिए, जिनको बेहतर तैयारी करनी हो इस व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज करेंगे, यहाँ से आपको। तीसरा प्रश्न है, समूह कार्य से पर्यावरण अध्ययन कर रहे बच्चों की सामाजिक व्यक्तिगत विशेषताओं के आकलन के लिए निम्नलिखित में से कौन सा उपकरण सर्वाधिक उपयुक्त होगा। समूह कार्य करवा रहे हैं, यानी आपके पास छोटा या बड़ा लोगों का एक समूह है, यानी छोटा समूह या तो फिर एक बड़ा समूह है। इस समूह में कर रहे कार्य का आपको आकलन करना है। जो भी काम हो रहा है, जो भी सामूहिक क्रियाकलाप हो रहा है, इस सामूहिक क्रियाकलाप का आकलन करना है आपको। आकलन करने के लिए जो सर्वाधिक उपयुक्त उपकरण होगा वह कौन सा होगा। दत्त कार्य, आप बच्चों को दत्त कार्य देंगे, कागज पेंसिल परीक्षण करेंगे, मौखिक प्रश्न देंगे, निर्धारण मापनियाँ देंगे। दोस्तों, इसमें सबसे जो उपयुक्त होगा मौखिक प्रश्न। आपका यहाँ पर पर्यावरण अध्ययन के लिए समूह कार्य चल रहा है और इस समूह कार्य में मौखिक प्रश्न बच्चों को यह भी आभास नहीं होगा कि हम उसका आकलन कर रहे हैं, और उसका आकलन भी हो जाएगा और उन्हें ये क्या कहते हैं, यानी सर्वाधिक उपयुक्त आपका मौखिक प्रश्न होगा। नीचे पौधों के बारे में बच्चों के कुछ सहजानुभूत विचार दिए गए हैं। इनमें से कौन सा विचार वैज्ञानिक दृष्टि से ठीक है। यानी कुछ यहाँ पर कुछ पौधों के बारे में बताया गया है और वैज्ञानिक दृष्टिकोण से, यानी आपको सहज अनुभव, बच्चे सहज अनुभूत करके
बता सकते हैं कि कौन सा टॉपिक सही है। कुछ सब्जियां फल होती हैं, कुछ सब्जी, यहाँ सभी नहीं लिखा है, कुछ सब्जियां फल होती हैं। देखिए केला, केला का उपयोग हम लोग सब्जी के भी रूप में करते हैं ना, और फल के भी रूप में। पक गया तो फल के रूप में, और पका हुआ नहीं है तो इसका सब्जी भी बना लेते हैं। तो इस तरह के बहुत सारे सब्जी है जिसका उपयोग हम लोग सब्जी और फल दोनों के लिए। तो यहाँ कुछ सब्जियाँ फल होती हैं, कुछ सब्जियाँ फल हुआ। बीज किसी पौधे का हिस्सा नहीं है, जबकि है। बीज हमारा पौधा का हिस्सा है, गलत लिख दिया। गाजर और बंद गोभी पौधे नहीं, ये भी गलत लिख दिया, ये भी पौधे हैं। घास पौधे नहीं, यह भी पौधे हैं, तो ये भी गलत लिख दिया। इसका राइट आंसर ये हुआ। 5वां प्रश्न देखिए, कक्षा 4 की शिक्षिका ने अपने विद्यार्थियों से कहा, कुछ वयोवृद्ध लोगों से यह पूछिए कि जब वे जवान थे तो क्या उन्होंने कुछ ऐसे पौधे देखे थे जो आजकल दिखाई पड़ते हैं या आजकल नहीं दिखाई पड़ते हैं। दोस्तों यहाँ पर बच्चों से कहा जा रहा है कि आप बच्चे पूछेंगे अभी के वृद्ध से, बूढ़ों से, कि जब आप जवान थे उस समय कुछ ऐसे पौधे थे जो अभी नहीं है, अभी समाप्त हुए, उनका अस्तित्व समाप्त हो चुका है। यदि यहाँ पर बच्चे बूढ़ों से यानी वृद्ध व्यक्तियों से प्रश्न कर रहे हैं, पूछ रहे हैं, तो यहाँ पर क्या होने का संभावना है? किस कौशल के आकलन की संभावना नहीं है? किस कौशल के आकलन की संभावना नहीं है? बच्चे यहाँ क्या कर रहे हैं? चर्चा कर रहे हैं, ये होगा। प्रश्न पूछ रहे हैं, अपना अभिव्यक्ति कर रहे हैं, अभिव्यक्त कर रहे हैं। लेकिन यहाँ कोई चीज़ का प्रयोग हो रहा है क्या? नहीं हो रहा है, तो ये आपका राइट आंसर होगा। यानी वहाँ पूछ रहा था कि कौन सा संभावना नहीं है, तो प्रयोग का संभावना नहीं है। 6ठा प्रश्न है, एक शिक्षक प्रत्येक बच्चों को अपने घरों की रद्दी सामग्री से कुछ उपयोगी वस्तु बनाने को कहता है। शिक्षक का शैक्षिक अभिप्राय नहीं है, अभिप्राय है नहीं, अभिप्राय नहीं है, इस पर ध्यान देना है। अभिप्राय नहीं है कि क्या कहने के लिए यानी नहीं चाहता है। इसमें से 3 चीज़ वो शिक्षक चाहते हैं कि ये चीज़ हो सकता है, यहाँ पर एक जो है नहीं होगा। कूड़े से बनी श्रेष्ठ वस्तुओं की प्रदर्शनी आयोजन करना, कक्षा के श्रेष्ठ विद्यार्थियों के बारे में निर्णय करना, बच्चों में सृजनशीलता का विकास करना, बच्चों को पुनश्चक्रण, पुनः प्रयोग और रूपांतरण को समझने देना। दोस्तों, घरों से रद्दी सामग्री लाया गया है और उपयोगी वस्तु बनाने के लिए कहा गया है। तो यहाँ पर देखिए, बच्चे घर के जो रद्दी सामग्री हैं उनसे पुनःचक्रण, पुनः प्रयोग, रूपांतरण को समझ रहा है, ये सही हो गया। बच्चों में सृजनशीलता का विकास हो रहा है, यहाँ पर कुछ नया चीज़ बनाने का प्रयास कर रहा है, सृजनशीलता हो रहा है। कूड़े से बनी श्रेष्ठ वस्तुओं की प्रदर्शनी का भी आयोजन कर सकता है, लेकिन यहाँ पर कक्षा के श्रेष्ठ विद्यार्थियों का निर्णय करना कदापि नहीं हो सकता है, ये गलत डिसीजन, ये शैक्षिक अभिप्राय नहीं है। तो ये आपका राइट आंसर होगा। 7वां प्रश्न को देखिए, कहता है निम्नलिखित प्रश्नों को पढ़िए। मैंने क्रियाकलाप की योजना कितनी अच्छी बनाई, मैंने योजना का अनुसरण कितना अच्छा किया, मेरी शक्तियाँ क्या थी, मुझे सचमुच कठिन क्या लगा। ऊपर दिए गए 4 प्रश्नों के उत्तर से होगा। क्या हो सकता है? बच्चों और शिक्षकों दोनों का स्वाकलन, शिक्षक द्वारा समय आकलन, बच्चों का स्वाकलन, शिक्षकों का स्वाकलन। क्या केवल शिक्षकों का स्वाकलन हो सकता है इससे? नहीं, इसमें बच्चों और शिक्षकों दोनों का स्वाकलन हो सकता है। यहाँ पर शिक्षक का समय का आकलन नहीं है, तो दोनों एक साथ इसमें दिया हुआ है, बच्चों और शिक्षकों दोनों का स्वाकलन, ये सही है। देखिए यहाँ पर
बच्चे भी जो अपना क्रियाकलाप की योजना बनाई कितनी अच्छी है, यह बच्चे भी सोच सकते हैं और एक शिक्षक भी सोच सकते हैं। मैंने योजना का अनुसरण कितना अच्छा किया, जो योजना आपने बनाया उसका फॉलो अप आपने कितना किया, यह एक शिक्षक भी सोच सकता है, एक बच्चा भी सोच सकता है। मेरी शक्तियाँ क्या थी, यह एक शिक्षक भी सोच सकता है, एक बच्चा भी सोच सकता है। मुझे सचमुच कठिन क्या लगा, क्रियाकलाप में जो योजना आपने बनाया उसमें क्या कठिन लगा, यह बच्चा भी सोच सकता है और एक शिक्षक भी सोच सकता है। तो यहाँ पर दोनों का स्व आकलन हो रहा है, इसलिए राइट आंसर आपका पहला होगा। पर्यावरण अध्ययन की पाठ्य पुस्तक में प्रयुक्त भाषा, जो पर्यावरण अध्ययन की किताब होती है उसमें जो भाषा रहना चाहिए वो किस तरह का रहना चाहिए। परिभाषाओं पर बल देते हुए औपचारिक बनाई जानी चाहिए, इस पर अधिक परिभाषा हो और जो औपचारिक हो, यह होना चाहिए नहीं। तकनीकी और औपचारिक होनी चाहिए, यह भी नहीं। बच्चे की दिन प्रतिदिन की भाषा से संबंध होनी चाहिए, यह सही है। दोस्तों, अभी जो कहा जा रहा है कि बच्चों को उसकी मातृभाषा में शिक्षा दिया जाए, यानी बच्चे जो सीख रहे हैं, जो बच्चे जानते हैं, जो उनका घर का बोलचाल भाषा है, उस भाषा में बच्चों को शिक्षा दी जाए। देखिए, यदि आप दूसरा भाषा में शिक्षा देते हैं तो सबसे पहले उन्हें उस भाषा को कन्वर्ट करके अपनी मातृभाषा में लाना पड़ता है, फिर वो समझता है। जैसे मान लीजिए हम फ्रेंच नहीं जानते हैं और हमको फ्रेंच में कोई किताब पढ़ने को मिल गया, तो सबसे पहले हम इसको ट्रांसलेट अपना हिंदी में करेंगे या अंग्रेजी में, जो भाषा जानते हैं उसमें करेंगे, फिर इसको समझेंगे। तो परेशानी है और बच्चे को ज़्यादा परेशानी होगा। इसलिए बच्चों को उसका जो दिन प्रतिदिन की भाषा है उससे संबद्ध होना चाहिए, ये आपका राइट आंसर है। यानी पर्यावरण अध्ययन की जो पाठ्यपुस्तक होगा उसमें जो प्रयुक्त भाषा होगा वह बच्चों की मातृभाषा होगी, उसका दिन प्रतिदिन का भाषा होगा। 9वां प्रश्न देखिए दोस्तों, एक शिक्षक अपने विद्यार्थियों को विभिन्न पशुओं के चित्र देता है। एक शिक्षक जो है विद्यार्थियों को पशुओं का चित्र, बहुत सारा पशु, हाथी, घोड़ा, इस तरह का बहुत सारा चित्र दे देता है। उन पशुओं पर रंग भरने को कहता है। अब इसमें चित्र पर कहता है रंग भरो, कलर करो। जो हमारे घरों में नहीं रहते, जो हमारे घर में नहीं है, उन पर कलर करना है। जो घर में रहता है उस पर कलर नहीं करना है। ध्यान दीजिए, यहाँ कह रहा है जो हमारे घरों में नहीं रहते उस पर रंग भरना है। इस क्रियाकलाप का उद्देश्य क्या है? अच्छा दोस्तों, अभी तक जो भी आपने प्रश्न देखा, इन प्रश्नों से आपको क्या अनुमान लगा, किस तरह के प्रश्न आते हैं? दोस्तों देखिए, जो भी प्रश्न आप देख रहे हैं, कहीं भी आपको रटने वाला प्रश्न नहीं दिया गया है। सरल है लेकिन समझने वाला है। यदि आप समझते हैं, हम मान लीजिए यही प्रश्न रट के जाएंगे और वहाँ पर थोड़ा सा उल्टा पूछ देगा तो हम नहीं लिख पाएंगे। यदि आप यहाँ पर क्या कह रहा है इसको यदि आप समझ रहे हैं तो आप आसानी से प्रश्नों को डील कर सकते हैं, आंसर दे के आप आते हैं। इसलिए दोस्तों मैं बार बार कह रहा हूं, अभी भी समय है दोस्तों, रटे नहीं। सीटेट एग्जाम में रटना बिल्कुल नहीं है। प्रश्नों को समझिए। जितना आप समझेंगे उतना बेहतरीन तैयारी आपकी होगी। दोस्तों, आपको बेहतर समझाने के लिए मैं 2 घंटे की लाइव क्लास लेकर आया हूं। ये लाइव क्लास आपका 2 सेशन में होगा प्रतिदिन, एक 7:30 बजे रात को और एक 9:30 बजे रात को। एक घंटा यहाँ पर होगा, फिर ब्रेक होगा, फिर 1 घंटा यहाँ पर होगा। तो 1 घंटा का 2 क्लास होगा, एक दिन में 2 घंटा। अब सोचिए 2 घंटा में आपकी तैयारी कितनी अच्छी होगी। यदि आपकी तैयारी दोस्तों अभी 0% है ना, इसको मैं हाई लेवल तक ले जाऊंगा। बेहतरीन तैयारी का आपको पता है, मैंने मैथ के सारे टॉपिक्स को 60 छोटे छोटे टॉपिक्स में डिवाइड कर दिया है। इन 60 टॉपिक्स को 60 दिनों में कवर करूंगा।
एक दिन में एक टॉपिक्स, मान लीजिए संख्या पद्धति है, संख्या पद्धति में बहुत तरह के प्रश्न आते हैं, अलग अलग तरह के, इसको मैं अलग अलग प्रकार के प्रश्न का निर्माण कर दिया अलग अलग दिनों में। तो एक दिन में एक ही टॉपिक जब हम लेके चलेंगे, एक ही प्रकार के प्रश्न लेके चलेंगे, तो वह एकदम क्लियर हो जाएगा आपका। ईवीएस भी इसी तरह से किया हूँ, हिंदी को भी किया हूँ, और सीडीपी, मैं सीडीपी चार ही चीज़ में पढ़ाता हूँ, हिंदी, ईवीएस, ये मैथ, ईवीएस, हिंदी और सीडीपी, चार सब्जेक्ट की तैयारी हमसे होगी, और ये 2 घंटे लाइव क्लास के द्वारा। साथ में नोट्स तो मिलेगा ही, होमवर्क मिलेगा ही, और प्रैक्टिस सेट तो मिलेगा। ये प्रैक्टिस सेट तो मिलेगा ताकि आप अधिक से अधिक तैयारी कर सकें, अधिक से अधिक अभ्यास कर सकें। और इसकी फ़ी मात्र 400 रुपये है, इसलिए बहुत ज़्यादा कुछ फ़ी नहीं है। आप उतना बुक खरीदने जाओगे प्रैक्टिस सेट के लिए, नोट्स के लिए, उससे अधिक पैसा लग जाएगा। यहाँ पर आपको समझने का मौका मिलेगा प्रत्येक दिन 1 घंटा का। यदि आप बेहतर तैयारी करना चाहते हैं दोस्तों, तो इस व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज करेंगे, सीटेट लाइव क्लास, आपको यहाँ से रिस्पांस मिलेगा कैसे क्या करना है। तो यहाँ पर हम लोगों ने वैसे पशुओं पर रंग भरने के लिए बच्चों को बोला है जो हमारे घरों में नहीं है। इसका क्या उद्देश्य हो सकता है? सृजनात्मकता का विकास करना, अवलोकन का विकास करना, वर्गीकरण कौशल का विकास करना, डाटा संग्रह का विकास करना। दोस्तों, यहाँ पर बच्चों में सृजनात्मकता का विकास होगा, या अवलोकन करने को यहाँ नहीं मिल रहा है, ये गलत है। वर्गीकरण, यहाँ पर कौन घरेलू पशु है और कौन जंगली पशु है, यहाँ पर वर्गीकरण सीख रहा है। घरेलू पशु का डाटा और जंगली पशु का डाटा यहाँ पर मिल रहा है। तो ये 3 कौशल का ज्ञान बच्चों में होगा, इसलिए इसका राइट आंसर 1, 3, 4 होगा। ये अंतिम प्रश्न है आज का। पर्यावरण अध्ययन के पाठ्यक्रम जिसमें 6 उप विषयों के चतुर्दिक निर्मित किया गया है, में पौधे और पशु को जानबूझकर परिवार और मित्र उप विषय के अंतर्गत किया गया है। इसके निम्नलिखित में से एक कारण छोड़ शेष सभी कारण हो सकते हैं। एक कारण छोड़ करके सभी कारण हो सकते हैं, वह कारण कौन सा है? यानी जो 6 उप विषयों में जो पौधों और पशु को परिवार और मित्र में जानबूझ कर रखा गया है, क्यों? इसका क्या कारण हो सकता है? इसमें 4 कारण हो सकता है, 1 नहीं हो सकता है। तो 4 आपको निकालना है, 4 में से 3 हो सकता है, 1 नहीं। विद्यार्थियों को विज्ञान के दृष्टिकोण से पशु और पक्षियों को समझने में सक्षम बनाना। सामाजिक सांस्कृतिक संदर्भ में पौधों और पशुओं के स्थान निर्धारित करने में विद्यार्थी की सहायता करना। इस बात को उभारना किस प्रकार मनुष्य एक दूसरे से घनिष्ठ संबंधों को साझा करते हैं। इस बात को उभारना किस प्रकार कुछ समुदाय के जीवन और आजीविकाएं विशेष पशुओं और पौधों से घनिष्ठ रूप से जुड़े हैं। यहाँ पर सर्वोत्तम उत्तर का चयन करना है दोस्तों। यहाँ पर हमको ये कारण नहीं है, ये 3 कारण हैं। हम इसलिए पशु पक्षी को परिवार और मित्र के साथ जोड़े हैं ताकि हमारा संबंध और पशुओं का संबंध किस रूप से है, ये घनिष्ठ रूप से किस तरह जुड़ा हुआ है, यह जान पाना। इस बात को उभारना यानी बच्चों को जानकारी देना कि किस प्रकार मनुष्य एक दूसरे से घनिष्ठ संबंधों को साझा करते हैं। सामाजिक सांस्कृतिक संदर्भ में पौधों और पशुओं को स्थान निर्धारित करने में यानी सामाजिक रूप से और सांस्कृतिक रूप से पौधों का स्थान और पशुओं का स्थान कहाँ पर होगा, यह सब बतलाने के लिए। तो ये 3 आपका सही है, ये कारण गलत है। कल दोस्तों आपका 11 से लेकर 20 तक का प्रश्नों को सॉल्व करके मैं लेके आऊँगा और इसके अगले दिन 21 से 30 तक का आपको मिलेगा। तो मेरे साथ बने रहें दोस्तों। यदि आपको वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक ज़रूर करेंगे और मेरे चैनल पर यदि आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद दोस्तों। कल मिलते हैं फिर नए प्रश्नों के साथ में, तब तक के लिए बाय, धन्यवाद।